हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की खूबसूरत सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज की मैथ की इस क्लास में मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के इंट्रेंस एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट के क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए हम लोग आए हुए हैं और यहाँ मैथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो हर बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका पेट का एग्जाम काफ़ी करीब आ चुका है, तो कुछ ही जो समय बचे हुए हैं उस समय का सदुपयोग करेंगे और हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पिछले साल आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूँ। पेट में पिछले साल जो भी प्रश्न आए हुए थे, जितने भी सेट थे, सारे प्रश्न सेट में आए हुए प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन है और मेरे पास एसएससी सीजीएल के बहुत सारे प्रश्न हैं मौजूद। उन सभी प्रश्नों में से मैं एक एक करके सबको सॉल्व कराऊंगा और आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ डीआई का क्वेश्चन, मतलब कि आपको ग्राफ के क्वेश्चन। आपको यहाँ पर सारे के सारे जो सारणिक एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं, डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन में से एक एक करके आपको सिखाने वाला हूँ। हर विधि को बताऊंगा, हर तरीके को, हर सवाल को आपके सामने लगाने वाला हूँ। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। उससे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर क्लास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप सबको पता होगा कि इसी चैनल पर ही मैथ का पूरा सिलेबस चला करता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके लिए मैथ अगर आपको बेसिक से पढ़ना हो तो आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं। अगर आपको एडवांस से पढ़ना है तो भी आपको इस चैनल पर उसके सारे कंटेंट मिला करेंगे। फिलहाल अभी मेरा टॉपिक आज के इस क्लास का होने वाला है कि आपको मैं सिखाने वाला हूँ यूपी ट्रिपल सी पेट के एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स का जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आता है डीआई से, डेटा इंटरप्रिटेशन से आता है, मतलब आपका डेटा एनालिसिस से आता है, सारणिक से आता है कह सकते हो, या फिर यहाँ पे कहेंगे कि जो सांख्यिकी होती है उससे आया करता है, और जिसका यहाँ पे 3-4 पार्ट हो जाता है। उसी हिसाब से मैं काम करने वाला हूँ, आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सवालों की प्रैक्टिस सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे न किसी खास बात पे चर्चा करें, केवल सवाल जो आएगा उस सवाल को हल करने का तरीका सिखाऊंगा और आपको कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, वो पहला क्वेश्चन देखिएगा। और यहाँ पे हर ग्राफ के लिए, आपके एग्जाम में हर ग्राफ पर या हर डेटा पर, हर आंकड़े पर आपको 5-5 क्वेश्चन मिला करते हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है। इस हिसाब से आपके पास 3 सेट होते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन कम से कम जरूर आया करेंगे आपके पेपर में। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का होगा जिसमें मेरे पास कुछ आंकड़ा है, उस आंकड़े का ग्राफ यहाँ बनाया जा रहा है। यहाँ अभ्यर्थी की बात करेंगे। कुछ अभ्यर्थी हैं जो किसी परीक्षा में कुछ अंक पाए हुए हैं, उन्हीं का आंकड़ा यहाँ दिया जा रहा है। और इनका सब्जेक्ट था, इनका विषय था। पहले यहाँ विषय लिखा जाएगा और बगल में ही अभ्यर्थियों के नाम, ए है, बी, सी, डी और ई। यहाँ पर 5 अभ्यर्थी हैं, 5 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ डेटा लिखा जा रहा है। ठीक है, विषय की बात करो तो यहाँ पे जो विषय होगा वो है भूगोल, इतिहास, भूगोल, इतिहास होगा। ठीक है, और गणित है अगला, फिर विज्ञान, हिंदी। ये हमारे पास कुल मिलाकर 5 विषय हैं और यहाँ पे टोटल दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका टोटल लिख देंगे, तो कुल कितने विषय थे, कुल कितने अंक मिलेंगे, ये टोटल होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको आंकड़ा मिलेगा कुल मिलाकर 5 लोगों का, 5 विषयों के साथ। ठीक, ये बनेगा सेगमेंट आपका।
उनके जो मार्क्स थे वो कुछ ऐसे हैं 35, 39, 70, 55 और 80, 60 है, 48, 56, 74, 68। ओके, फिर 40 है मैथ में, 47। अरे मैथ में तो काफ़ी कम नंबर है सबका। 42, 77, 42, 72 है। ठीक, फिर है साइंस में 87, 64, 49, 44, 37। फिर यहाँ का डेटा होगा 52 है, और फिर 65 है, 63 है, 84 एंड 40। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 5 विषय थे। पांचों विषय में पांचों बच्चों का क्या क्या नंबर आया हुआ है ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद मैं यहाँ इसका कुल लिख देता हूँ। इनका टोटल था 274 है, और फिर 263 है इनका टोटल है, और 280 है, और फिर 334 और है 297 है। इस हिसाब से इनका टोटल आपको दिया गया है। ठीक, ये है आंकड़ा। इसमें 5 प्रश्न है। पहला मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ क्या है। लिखा है, किस अभ्यर्थी ने भूगोल और हिंदी में 3 और 5 के अनुपात में अंक प्राप्त किया है। ये है क्वेश्चन, और इसके विकल्प आपको मौजूद होंगे। विकल्प है जैसा कि पहला ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, मान लीजिए ए ऑप्शन होगा कैपिटल ए, बी ऑप्शन होगा कैपिटल बी, सी ऑप्शन होगा कैपिटल सी, डी ऑप्शन होगा कैपिटल डी, और ये ऑप्शन होगा कैपिटल डी। यहाँ पे 5 विकल्प आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ, आपको सिखाऊंगा। अच्छा है, हम 1 2 3 लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, प्रश्न के बारे में सारी चर्चा करके दिखाता हूँ आपको। लिखा था क्वेश्चन में कि यहाँ कोई 5 बच्चे हैं, ABCDE नाम दिया गया है, और इन्होंने 5 भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान और 5 ये हिंदी, पांचों विषय में कुल कितने अंक पाए हैं उसकी तालिका बनी हुई है, और उनका प्राप्तांक का कुल योगफल भी आपका दिया गया है। ए व्यक्ति का, बी का, सी डी, इन सभी बच्चों का प्राप्तांक का मान दिया है। फिलहाल पूर्णांक हमारे पास यहाँ 100 था, 100 पूर्णांक था, ये यहाँ पे कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि किस अभ्यर्थी ने भूगोल और हिंदी में 3 और 5 के अनुपात में अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे भूगोल की बात करूंगा, तो यहाँ पे तक समझना, भूगोल के अंक ये सब हैं, ये भूगोल के अंक हैं, और हिंदी का अंक कहाँ पर है, हिंदी का अंक सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पे मतलब भूगोल और हिंदी का अनुपात हम लोग निकालें तो किसका अनुपात 3 और 5 का होगा। तो चलिए मैं निकालता हूँ पहले ए के लिए। ए का अनुपात 35 बटा कितना होगा, यहाँ पे 52 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 52 हो जाएगा। तो ये कैसे कटेगा, अगर कहा जाए 7 5 35, 7 6 42, नहीं कटने वाला है, इसका तो काम नहीं होगा। ए को भूल जाएं, हम लोग बी की बात करेंगे। बी में कितना है, 39 है, इसका मान 65 है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। देखें
13×3 = 39 होगा, 13×5 = 65। तो मुझे लगता है 3:5 इसका बन जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो बी बच्चा होगा या बी व्यक्ति होगा उसका जो भूगोल और हिंदी का अनुपात होगा वो 3 और 5 का बनेगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उनके अंकों का अनुपात निकालेंगे और हमारा आराम तरीके से अंक का अनुपात आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा आपके इस सवाल का राइट आंसर। मतलब बी वाला जो बच्चा है वो क्या करेगा, उसका जो हिंदी और भूगोल का अनुपात है वो आपका इच्छित अनुपात है, वो जो पूछा गया था उसका अनुपात निकलेगा। इस तरह का इस तरीके से आप लगाया करेंगे सवाल में बहुत विशेष, बहुत मतलब कि कुछ करना नहीं होता है। हाँ, एक कुछ थोड़ी छोटी बातें पूछी गई होती है, बस बड़ा सा एक सवाल दिखता है, उसके छोटा छोटा काम करना पड़ता है बस। इसके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ मैं कह रहा हूँ पहले से ही 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का सेट होता है, तो उसमें पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और हर क्वेश्चन पे आपके लिए नंबर डिसाइड किए गए होते हैं। जैसे यहाँ का दूसरा जो प्रश्न है, सेकंड जो लिख रहा हूँ मैं, लिखा है कि भूगोल में कौन सा अभ्यर्थी भूगोल में कौन सा अभ्यर्थी ए का 2 गुना अंक प्राप्त किया है, ए का 2 गुना अंक प्राप्त किया है। ये है क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो ए है और दूसरा ऑप्शन बी है, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है बी और पांचवा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नन ऑफ दीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 विकल्प हैं, पांचों में से एक होगा आपका सही ऑप्शन, वो आप सबको करना है। तो आप बताइए कि क्या मैं पूछ रहा हूँ, सवाल में क्या पूछा गया है और क्या काम करना है, देखना समझना। भूगोल में कौन सा अभ्यर्थी है जो ए का 2 गुना अंक प्राप्त किया है। ए बच्चा कितना पाया है, 35 पाया है। अब मुझे बताइए भूगोल में ही बात पूछा गया, भूगोल में ऐसा कौन सा बच्चा है जो 35 का क्या करना है, 2 गुना माने 70 अंक पाया होगा। तो ढूंढिए 70 अंक पाने वाला एक और एकमात्र बच्चा है, उसका नाम क्या है, सी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरह से करें काम, कुछ विशेष नहीं होता है, हाँ लेकिन विशेष तो करना पड़ेगा ना। सवाल विशेष नहीं होते लेकिन उसका प्रारूप सेट करना होता है। तो अगर आप देख पाते हैं आराम से लगा पाएंगे। हाँ, कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाते हैं, फिलहाल अभी तक तो नहीं है, होगा तो मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट मैं आपको सिखाता हूँ। थर्ड पार्ट देखिएगा वो किस तरह से होगा वो समझना। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड लिखा जाएगा, वो देखें। थर्ड में यहाँ पूछ रहे हैं किस विद्यार्थी में किस विषय में निम्नतम और उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है। किस विषय में निम्नतम और उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है। ये है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन जो होगा आपके पास, पहला ऑप्शन कह रहे हैं भूगोल की बात कर रहे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, दूसरा है, मतलब वो है विषय का नाम है इतिहास, ठीक। तीसरा विकल्प है गणित, चौथा विकल्प होगा हिंदी, विज्ञान लिखो तब हिंदी, विज्ञान है, और पांचवा जो ऑप्शन है वो हिंदी है। तो फिलहाल आपके पास मैं 5 विकल्प दे रहा हूँ, आप इस प्रश्न को समझिए और मेरे साथ करके दिखाइए। सवाल में लिखा क्या है, भाषा समझना थोड़ा सा हल्का सा हो सकता है, आपको राइटिंग में हल्की सी मतलब समझने की बात पढ़ रही हो, बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप समझिए सवाल को। सवाल में लिखा है कि किस भाषा में निम्नतम और उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है। मतलब
ऐसा कौन सा विषय है, चाहे भूगोल की बात करो, चाहे इतिहास, चाहे गणित और विज्ञान और हिंदी की बात करो, उसमें सबसे कम अंक किसका है या कौन रहा होगा और सबसे ज्यादा अंक कौन रहा है, उसका अंतर में सबसे ज्यादा बड़ा अंतर किसका है, वही बात आपको निकालना है। मैं यहाँ का ऊपर का सारे दोनों पार्ट इरेज कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे आप करोगे, समझिएगा। वो 9 मिनट तो गया, मैं रुको 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 रुको, ये थोड़ा सा मिटा, इसको मैं लिखता हूँ। किस विषय में निम्नतम व उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर भूगोल की बात कर रहा हूँ, पहला विषय भूगोल है। भूगोल में सबसे न्यूनतम अंक कितना है, 35 है। ठीक है, और सबसे उच्चतम अंक है 80। तो इसका अंतर कितना होगा, 80 से 35 घटाएंगे, कितना बन के आएगा, 35 35 70, 35 हो जाएगा, 35 10 45, अंतर हमारे पास 45 आ जाएगा। ठीक है, इतना सा कर पाएंगे। दूसरे में देखिएगा, सबसे न्यूनतम और उच्चतम का अंतर। इतिहास में देखिए सबसे छोटा मान कौन सा है, 48 है ना, 48 सबसे छोटा अंक है। और सबसे बड़ा अंक देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 74 आ जाएगा। सबसे बड़ा अंक कितना आएगा, 74 आएगा। इसका अंतर निकाल लीजिएगा, 14 में से 8 घटेगा, 8 6 14 हो जाएगा। और फिर ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 6 बचेगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, इतनी सी बात थी। अगला होगा तीसरा विषय हमारे पास है, जिसका सबसे छोटा अंक कितना आएगा, 40 आएगा। और सबसे बड़ा अंक इसका कितना है, 70 है। 70 में 40 घटाएं तो कितना, 7 में 4 घटेगा, 7 3 आ जाएगा ना, बस 37 बन जाएगा। इतना बनाए हैं। हमारे पास चौथा विषय विज्ञान का है। विज्ञान में सबसे छोटा अंक कितना है, सबसे छोटा अंक तो 37 है, सबसे बड़ा अंक हमारे पास 87 है। 87 माइनस कितना आ जाएगा, 37 होगा, घटा दीजिए, 0 आएगा, 8 में से घटेगा 5 आएगा, इतना बना है। अगला हमारे पास होगा हिंदी का। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में सबसे बड़ा अंक हमारे पास है 84 है। ठीक, सबसे छोटा अंक कितना है, 40, छोटा दिख ही नहीं रहा है, 40 हो जाएगा, घटाइएगा, 4 आएगा, 8 में 4 घटेगा 4। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंतर किसका है, कह रहे हैं अंतर सर्वाधिक है। किसका सबसे बड़ा अंतर है, अंतर अगर कहें तो 50 सबसे बड़ा अंतर है, और वो 87 और 37 के लिए था। 1 2 3 4 5 चौथे विषय का था। चौथा विषय हमारे पास क्या है, वो है विज्ञान। तो मतलब कहेंगे हम लोग कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें न्यूनतम और अधिकतम अंक का अंतर सर्वाधिक है। सबसे कम नंबर पाने वाले बच्चे इसी में है, सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे इसी में है। तो अंतर जो होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा वाला होगा विज्ञान का। विज्ञान का जो रेंज है वो काफी ज्यादा है, सबसे कम और सबसे ज्यादा अंक पाने वाले मतलब बच्चों का जो अंतर है, बड़ा अंतर विज्ञान दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रश्न बड़े आसान तरीके से आपने कर दिया है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो चौथा, इसका जो चौथा पार्ट पूछा है वो क्या पूछा है वो आप देखिए और फिर समझिए। देखिएगा, मैं आपको एक और सुझाव दूंगा, कभी भी DI का जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हो उसमें आपका इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। टीचर सामने से बता के जाएगा और वो सवाल भी आपसे उड़ा के ले जाता है अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसलिए आप टीचर के साथ लगकर जरूर प्रैक्टिस किया करें। जब तक आप अपने हाथ और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने कलम से, अपने हाथ से अपने कलम का इस्तेमाल और अपने दिमाग से सवाल ना लगाएंगे, तब तक सवाल आपको आ जाए ये सही संभावना नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसका चौथा पार्ट जो था इस सवाल का वो मैं आपको दिखाता हूँ। चौथे पार्ट में लिखा है कि यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा। इतिहास में सी का अंक उसके कुल प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। ठीक, ये क्वेश्चन है और इसका विकल्प आपको मिलेगा। पहला विकल्प यहाँ मैं लिख दूं तो 40 हो जाएगा, प्रतिशत है। दूसरा इसका विकल्प है जो है वो 22.5 है प्रतिशत में। और तीसरा विकल्प आपको मिल जाएगा तो मिलेगा 17.5।
17.5 कह लेंगे, ठीक है। और चौथा विकल्प यहाँ पे है, वो है 15% है, ठीक। और यहाँ पांचवें विकल्प में नन ऑफ दिस कहा है, तो हो सकता है 4 में ही आ जाएगा हम सबके लिए। ये है सवाल, ठीक है। देखिए यहाँ सवाल लिखा है कि इतिहास में सी का अंक, सी यहाँ पर है, ठीक है, और उसका इतिहास यहाँ पर है, ठीक। इतिहास में सी का अंक क्या होने वाला है, उसके कुल प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके प्रतिशत का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसका निकालना है, इतिहास में सी का अंक निकालना है। इतिहास में सी का अंक 56 है, 56 के निकालना है। और कुल का कितना है, कुल उसका है 280 में से निकालना है, 280 का परसेंट निकालेंगे, गुणा में क्या होगा 100 होगा, ठीक। और प्रतिशत लगा देंगे, बराबर क्या होगा 28। देखिए 0 0 कट जाएगा, 28 से कम 28 में 56 होगा, 2 आएगा, 2 0 का मतलब क्या बन जाएगा 20% यहाँ पे आ रहा है। आना तो यही चाहिए, है ना। यहाँ पे वही हम लोग क्या करेंगे, पांचवा ऑप्शन बनाएंगे, जो अभी मैंने कहा था नन ऑफ दिस कर देंगे, अगर नहीं आएगा तो पांचवा ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस का विकल्प रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बुक में था तो मैंने अभी जगह ना होने की वजह से नहीं लिखा था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे लिए 28 और 56 मतलब 2 बचेगा, 2 0 का मतलब 20% जो हमारे पास अंक होगा वो होगा। इसका मतलब यह है कि जो सी का इतिहास का अंक है, कुल का 20% अंक खुद इतिहास ही दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 4 का हल था। इस तरह से आप प्रतिशत का मान निकालेंगे। वैसे उम्मीद है कि आपको प्रतिशत का मान निकालना आता भी होगा, जो कि आप ना पिछली क्लासों में सीखे होंगे। नहीं सीखे होंगे तो आप मेरे पिछली क्लासों को जाके देखें, वहाँ पे मैंने CITS के लिए पढ़ाया था, तो वहाँ भी प्रतिशत निकालना सिखाया था। फिलहाल अभी जो मैथमेटिक्स की क्लास चली तो वहाँ प्रतिशत अभी नहीं सिखा पाया हूँ, अभी उसका क्रम नहीं आया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको प्रतिशत की क्लास लेना है तो आप जाकर CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ की क्लास में जाकर परसेंटेज आप देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रतिशत मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा पांचवा क्वेश्चन आपने लिख रहा हो, पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पर किस अभ्यर्थी ने, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 होगा इसका, किस अभ्यर्थी ने अभ्यर्थी होगा, अभ्यर्थी ने किसी विषय में किसी भी विषय में ना तो अधिकतम और ना ही न्यूनतम अंक प्राप्त किया, ठीक। और आपके पास विकल्प भी होगा, विकल्प होगा A, विकल्प होगा B, विकल्प होगा C, विकल्प होगा D, और यहाँ पांचों विकल्प में E के साथ मिल गया, ठीक है। यहाँ समझिए क्वेश्चन का थोड़ा सा भाषा, बाकी सब सही है। किस अभ्यर्थी ने क्या कह रहे हैं, किसी भी विषय में ना तो अधिकतम पाया हो ना ही न्यूनतम पाया हो। अधिकतम कितना अंक था, 100 अंक का था, और न्यूनतम कितना था, न्यूनतम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अधिकतम इसमें मतलब किसी ने 100 नहीं पाया है, लेकिन मैक्सिमम किसी न किसी का तो रहा ही होगा, वो अलग बात है। जैसे इसमें मैक्सिमम 80 है, इसमें मैक्सिमम 74 है, इसमें मैक्सिमम कितना है 77 है, इसमें मैक्सिमम 87 है। तो यहाँ पे ये अधिकतम की बात करेंगे, और न्यूनतम जैसे यहाँ 37 न्यूनतम अधिकतम दोनों ना हो। यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कौन सा अभ्यर्थी है जो ना तो सबसे ज्यादा किसी विषय में पाया है ना सबसे कम पाया है। जैसे मैं पहली बात करूँ, ए ऐसा बच्चा है जो भूगोल में सबसे कम नंबर पाया है, और यहाँ पर ई ऐसा बच्चा है जो भूगोल से ज्यादा नंबर पाया है। तो यहाँ पे इन दोनों से हट कर हो जो न ज्यादा पाया हो न कम पाया हो, ढूंढते हैं। ये ऐसा बच्चा है जो कि सबसे ज्यादा पाया है, और ये सबसे कम पाया है, और ये ऐसा बच्चा है जो सबसे ज्यादा पाया है। एक विषय में हम सब ने क्या किया, ए और ई को हटा दिया। ए ने सबसे कम में आया था और ई सबसे ज्यादा में आ गया। तो यहाँ कहा है ना तो सबसे ज्यादा में हो या सबसे कम में हो, ऐसा बच्चा ढूंढना है। तो हमारे पास ए और ई के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ए भी गायब, ए भी गायब। अब बी के लिए काम करेंगे। बी क्या है, बी जो है हमारे पास, बी के बारे में अगर बात करो ना ये ना सबसे ज्यादा पाया ना सबसे कम पाया हो। बी में देखते हैं, बी ने क्या किया, इतिहास में सबसे कम नंबर पाया है। देखिए इतिहास में 48 नंबर सबसे कम पाया था, इसलिए बी को इग्नोर कर देंगे। तो ये बी ने एक विषय में सबसे कम नंबर पाया है, इसलिए हमको बी को नहीं शामिल करना है।
अब बी भी गया, बी गायब हो गया। सी की बात कर लेते हैं। सी में देखा, सी में देखिए सी ने कितना अच्छा करामात किया उसके बारे में लोग जानते हैं। सी ने क्या किया है, 63 पाया है। ये सबसे कम है क्या? सबसे कम तो नहीं है, 52 है। और यहाँ 49 पाया है, ना कम तो नहीं है ना ज़्यादा ही है। 42 पाया है, यहाँ सबसे कम तो नहीं है। 56, इन दोनों में तो हम शामिल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सी एक ऐसा बच्चा होगा जो सबसे न कम पाया है न सबसे ज़्यादा पाया है। जैसे क्योंकि ना डी भी क्या है, डी ने भी क्या हुआ है, हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर पाया, इसलिए क्या होगा, इसको हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा हमारा, सी एक ऐसा बच्चा है, सी एक ऐसा बच्चा है जो ना तो सबसे कम पाया है ना सबसे ज़्यादा पाया है किसी भी विषय में। इसने भूगोल में भी सबसे कम और ज़्यादा में नहीं था, इन्होंने हिंदी में भी सबसे कम और न ज़्यादा था, ये गणित में भी न कम था सबसे न सबसे ज़्यादा था, ये विज्ञान में भी न सबसे कम था न सबसे ज़्यादा था, ये हिंदी में भी न कम था सबसे ना ही सबसे ज़्यादा था, वो बीच का मान पा रहा था। तो इसलिए कह देंगे सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्या था, एक क्वेश्चन था सारणी का, और इस क्वेश्चन को मैंने 5 पार्ट थे, 5 पार्ट को आपके सामने किया सॉल्व। तो 5 पार्ट काफ़ी आसान रहा करते हैं। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे मतलब कि औसत के मान को भर देते हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे भिन्नात्मक रूप में ज़्यादा हल करना पड़े, आपको किसी का प्रतिशत ज़्यादा निकालना पड़ जाता है। बाकी बहुत विशेष क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग यहाँ देखोगे, 2 मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आज की क्लास का। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, डेटा आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ डेटा ऐसा है कि किसी कार कंपनी की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, और वहाँ पे सारा जानकारी जो कुछ भी है मैं लिख रहा हूँ इस सारणी के अंदर लिखा गया है। यहाँ पर वर्ष भी लिखेंगे और यहाँ कार का नाम भी लिखना है हमको, ठीक। और ये होगा डेटा आपका। यहाँ कार जो है ए है, बी है, सी, डी और यहाँ पर ई। हमारे पास 5 प्रकार की कार के बारे में जानकारी है, ठीक है। और यहाँ फिर लास्ट में हम लोग कहेंगे कुल इनकी संख्या की बात कर लेंगे। इतना सा आपका डेटा बनेगा, ठीक। अब फिर इसमें क्या लिखा जाएगा, कार में पहले वर्ष की बात करें तो वर्ष होगा 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। तो ये हमारे पास क्या है, 5 वर्ष के आंकड़े हैं, और 5 वर्ष के आंकड़ों के लिए हम लोग यहाँ बनाएंगे व्यवस्था, ठीक। अब आंकड़ा को पढ़िएगा तो फिर काम करेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं। आप एग्जाम में जरूर जल्दबाजी कीजिएगा। यहाँ आपको सीखना है तो आपको हर एक बच्चे को सब कुछ क्लियर हो, इस हिसाब से मुझे भी काम करना चाहिए, ठीक है। जिससे ना किसी को तेज लगे ना किसी को बहुत धीरे लगे। किसी को लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे इनके डेटा में लिखा जो है, मैं सारे नंबर आपको फिल करके दिखाता हूँ। नंबर ऐसे यहाँ 20 है, 10 है और 15, फिर 8, 20 एंड इट मेक्स 73, 12, 18, 12, 66, ठीक है। और फिर 24। आप लोग इसको बना लीजिए ग्राफ, जिससे लगा लीजिए सवाल को भी। 14 और 15, फिर यहाँ पे 84 हो जाएगा। आगे है हमारे पास 26 होगा, 10 होगा, 16, 15, 9 एंड फिर 76, 22, 16, 14, 16, 11 एंड 79, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंकड़ा था आपके पास, आंकड़ा मैंने लिखा। आंकड़े के बारे में आपको समझाऊं तो ये
वर्ष है 5 और 5 वर्ष में 5 कंपनियों की कारों का यहाँ ब्यौरा दिया गया है और किसी वर्ष में उनके कुल कारों की संख्या का योगफल पता है। ठीक है, इसमें पहला आपके पास सवाल मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन जो आपके लिखा जाएगा सबके लिए ये है कि, और ये जो भी है आंकड़ा ये हजार में है, जैसे 20, 10, 15 ऐसा 15,000 है। तो 1993 में 20,000 की एक कंपनी कार बनाई, 5,000 का 10,000 कार एक बी कंपनी बनाया, 15,000 कार यहाँ सी कंपनी बनाया था। ये बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सारे के सारे आंकड़े हजार में है, ये बात हम लोग मानकर चलेंगे। फिलहाल प्रश्न कह रहे हैं कि किस वर्ष, पहला क्वेश्चन है किस वर्ष 5 में से 4 प्रकार के कार का उत्पादन समान रहा है। ठीक, इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा 1993 और इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा 94, 95, 96, 97 ऐसा लिखा गया है, 1994 है। और तीसरा ऑप्शन होगा 1995, चौथा 1996। ठीक है, 5 आपको दिखना चाहिए, अगर दिखे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे 5वां 1997 समझ लेना। ठीक है, अभी बाद में कर देंगे लास्ट में। दूसरा मैं 2-3 सवाल लिख दूँ फिर तुरंत लगाता हूँ, तुरंत आपको समझाऊँ क्या होगा। सेकंड पूछा है वर्ष 1997 में, वर्ष 1997 में डी प्रकार के कार का उत्पादन, ठीक, का उत्पादन उस साल या उस वर्ष सभी प्रकार के कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन आप सबके लिए है। और दूसरे क्वेश्चन का मैं विकल्प लिखता हूँ। विकल्प होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 20% है, 15% है, तीसरा होगा हमारे पास 32% है, चौथा होगा 25% है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और फिर केवल 2 ही सवाल लिखा हो अभी तक, इन दोनों सवाल को लगा के समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा सवाल में क्या दिया गया है आप सबके लिए समझना कि किस वर्ष में 5 में से 4 प्रकार के कार का उत्पादन समान रहा है, यही बात पूछा है। देखिए यहाँ पे एक ABCD E क्या है, कारों की किस्में हैं, कारों की प्रकारें हैं, जैसे कि इनके अलग अलग कंपनियां हैं, यह भी हो सकता है। और ये वर्ष में उत्पादन दिया गया, यहाँ पे कुल कार का उत्पादन दिया गया कि 1993 में ABCD मिलकर 73 कार बनाती हैं, ऐसा कुछ लिखा गया है, हजार में है। ठीक है, फिर हम लोग इतने मान कर रखेंगे, 73, 72 ऐसे पढ़ेंगे बस। तो यहाँ पे ऐसी कौन सा वर्ष है जब यहाँ पे कार का उत्पादन समान रहा हो, तो आप ढूंढिए जिसमें समानता रहे। मुझे लगता है कि आप कहोगे ये 12, 12 और 12, 12, 5 में से 4 साल क्या है समान उत्पादन रहा है, हमारे लिए क्या हो जाएगा 1994 राइट आंसर होगा। 1994 आप क्या कहोगे, इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि आप लगा सकते हो बिना किसी संकोच के। पहला उत्तर हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया आराम से। तो इसमें सवालें 5 प्रश्न रहते हैं, 5 में से कुछ सवाल बहुत आसान होते हैं, कुछ सवाल में करना पड़ता है प्रोसेस। तो देखिएगा दूसरा इसका ऑप्शन, दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ। दूसरे में कह रहे हैं 1997 की बात। 1997 हमारे पास कब मिलेगा, ये लास्ट में मिला है। 1997 में क्या हो रहा है, डी प्रकार के कार का उत्पादन
उस वर्ष सभी प्रकार के कारों के उत्पादन का कितना परसेंट है। डी प्रकार की बात मतलब 16 प्रकार है, 16 कारें हैं, तो डी प्रकार का मतलब 16 प्रकार है, 16 कार है। तो 16 कारों के लिए क्या करेंगे हम लोग, 16 में से क्या करना है हम सबको 79 के लिए काम करना है, क्योंकि कह रहे हैं कि उस वर्ष सभी प्रकार, उस वर्ष मतलब 1997 में सभी प्रकार की कारें जो मिलकर बनती हैं उस कार का कितना प्रतिशत है। तो मतलब 16 जो है 79 का कितना परसेंट है ये पूछे हैं, उसका लगभग मान निकालना है। मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है लिखा गया था। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 16 के लिए काम करेंगे, 16/79 गुणा में 100 होगा, ये होगा हमारे प्रतिशत का मान। तो यहाँ पे हल करने पे जो भी उत्तर आएगा आपका वो होगा आपके प्रतिशत का मान। आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं बिना किसी संकोच के, बिना किसी मतलब कि बहुत बड़ी सवाल तो है नहीं, इसको काटना है, बताओ कितना आएगा। अब ये 16 से कितनी बार, 16×5 5 बार जा सकता है लगभग, और 5 से काटेंगे 25, 5 का कितनी बार है 20×5 100, लगभग 20% आएगा, 19.9 के आसपास आएगा। हम लोग क्या मानेंगे, लगभग 20% आएगा, ठीक है। इतना सा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 16×85 नहीं जा रहा है, एक कम है, आपको पता है, मुझे पता है कि लगभग ये 4.9 के समथिंग आएगा। बट जब इसको काटोगे तो लगभग ये भी 19 के आसपास आएगा, लगभग 19.9 या 8 आएगा। लेकिन यह क्या बन जाएगा, ये लगभग 20 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे लगभग मान पूछा गया था, तो हम लोग क्या कहेंगे, लगभग 20% होगा, जो कि आपके सवाल का राइट आंसर होगा। तो आप काम ऐसा कीजिए कि यहाँ पे लगभग में मान आए और उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगी सवाल आपका, सवाल नंबर दूसरा लग गया। तो सवाल लगती हैं तो बहुत आसान रहेगा, हाँ लग गया। और फिर उसके पीछे का जो भी संघर्ष होता है वो आपका होना चाहिए, तभी आपको सवाल आसान लगती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इसका अगला मैं दूसरा के बाद तीसरा और चौथा क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके शर्त पर बनने वाला 3rd और 4th क्वेश्चन क्या होगा वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं दिए गए वर्षों में, 3rd में दिए गए वर्षों में सबसे कम कार का उत्पादन किस वर्ष हुआ। सबसे कम कार का उत्पादन किस वर्ष हुआ, ठीक है। ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, विकल्प की ही जरूरत ना कहें तो चल जाएगा। फिलहाल मैं विकल्प लिखूंगा, सवाल है तो सवाल को सही प्रारूप से आपको आपके सामने प्रस्तुत करना जरूरी होता है। और ये पहला ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है 1993, 94, 95, ऐसे लिखा, 1993 है, 1994 है, 95 है, 1995, ठीक है, और फिर 1996, ठीक, इतना सा कहा गया है। तो इस वर्ष कह रहे हैं सबसे कम कार उत्पादन हुआ है, ये है। फिलहाल मैं चौथा लिखूंगा अभी तुरंत पहले, ये सब तो हो जाएगा। चौथे की बात करना है जहां तक हमको चलना है। कौन सा वर्ष कह रहे हैं सर्वाधिक आगे रहा है, कौन सा वर्ष कार उत्पादन में, कौन सा वर्ष कार उत्पादन में सर्वाधिक आगे रहा है, ठीक, ये है क्वेश्चन। और इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। यहाँ देखिएगा इसका ऑप्शन होगा फिर से वही 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, ठीक है। मैं 4 ही लिखूंगा, 5वां जो होगा देख लेंगे। अगला इसके बाद 5वां क्वेश्चन में लिख देता हूँ, यही 5वां आप देख लीजिए, 5वां आ जाएगा, जगह है तो लिखते हैं। लिखा है कि किस प्रकार की कार का उत्पादन, किस प्रकार की कार का उत्पादन, किस प्रकार की कार का उत्पादन
1993 और 1996 वर्ष में समान रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी आपको विकल्प हैं 1 2 3 4 और 5 विकल्पों की बात लिख दूंगा और उसका विकल्प होगा A B C D और E। देखिए मैं 3 क्वेश्चन लिखा हूँ, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या होगा इस सवाल का हल? सवाल लेंदी होता है, दिखने में बड़ा रहता है, 5-5 पार्ट लगाने होते हैं। मुझे लिखने में यहाँ वक्त जितना लगता है उससे बहुत कम वक्त लगता है सवाल लगाने में, इसलिए आप सवाल का लेंथ देखकर आप न घबराइए। सवाल बहुत आराम से आसानी से छोटा लगा सकते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। चलिए आइए दिखाता हूँ। दिए गए वर्ष में सबसे कम कार का उत्पादन किस वर्ष हुआ है? ऐसा कौन सा साल है जिस साल सबसे कम कार उत्पादन हुआ है? आप देखें कुल कार कितनी है, 73 है, 66 है, 84 है, 76 79, ठीक है, 79 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे कम अंक कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ 66 दिख रहा है, मतलब 1994 आप क्या कहेंगे? आपका ये सबसे कम उत्पादन वाला वर्ष है। दूसरा बढ़े, सबसे वह कौन सा वर्ष है जो कार उत्पादन में सर्वाधिक आगे रहा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है कहेंगे तो आप 84 कहें, 84 ज़्यादा कोई है तो यहाँ पे 1995 कह देंगे। 1995 क्या होगा? सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला वर्ष है। ठीक है, अगला देखना किस प्रकार की कार का उत्पादन 1993 और 1996 में वर्ष में समान रहा है। तो यहाँ पे ढूंढिए 93 कहाँ पर है? सबसे आगे है, 96 यहाँ पे है। 93 और 96 में क्या कर रहे हैं हम लोग? 93 और 96 में गणना कर रहे हैं कौन सी कार का उत्पादन समान रहा हो। देखो यहाँ 26 है, यहाँ 20 और 26 है, 10 और 10 हमेशा समान दिख रहा है। यहाँ 15-16 है, 8-15 और 20 और 9 और सब कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका? ये वाला समान है, मतलब कह देंगे बी किस्म की कार जो है वो 1993 और 96 में समान उत्पादन के रूप में रही है। कि क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका? 5 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सवाल कुछ ऐसे लगता है, एक आध दो सवाल में यहाँ पे कुल मान या अंतर निकालने की बात कह लेते हैं। आपको पूछ लेंगे कि ये अनुपात निकाल लिया जाए, जैसे भाई सवाल में था प्रतिशत मान निकाल लिया करते हैं। तो अनुपात प्रतिशत मान निकालना और किसी का औसत निकालना, किसी का अंतर घटाना जोड़ना, ये सब बड़ा आराम सा बहुत सिंपल सा काम होता है। इसको आपका आना चाहिए, सब आप कर लिया करें और बहुत सवाल को ध्यान से लगाएंगे तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे डेटा को कैलकुलेट करना बड़ा मतलब कि सबको एक साथ देखना थोड़ा सा होता है मुश्किल, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसको कर ना सकें, बहुत आसान सा रहता है। इसलिए मिलेंगे फिर से नई क्लास में आपको नए सवालों के साथ। अभी ज़्यादा सवाल लगाएंगे तो वीडियो लंबी होती है, इसलिए यहाँ पे कम सवाल लगाकर नए नए टॉपिक को लेकर आऊँगा। कल नया चैप्टर नए क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। मैं कल ग्राफ बना के दिखाऊंगा, कल वही सवाल में, कल वही क्लास में कुछ आपको नए सवाल मिलेंगे, कुछ बेहतर आपके लिए करके दिखाऊंगा। फिलहाल मिलते हैं फिर से, तब तक आप ख्याल रखिए अपना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपके पास वहाँ पे कुछ लिंक मिलेंगे, उसको आप फॉलो कीजिए और मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पे जुड़ ले जाइए, जिससे वहाँ पर जो मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, जो PDF प्रोवाइड करता हूँ, जो फोटो प्रोवाइड करता हूँ, वो भी आपके लिए लाभदायी हो। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद।